हेलो दोस्तों। अगर आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर आपने एमसीए किया हुआ है और आप गवर्नमेंट बैंक में जॉब करना चाहते हैं आईटी ऑफिसर के रूप में, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आईबीपीएस ने एसओ आईटी ऑफिसर के लिए सन 2025-26 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है और इस वीडियो में आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। लाइक इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एज लिमिट कितनी है, ठीक है, जॉब लोकेशंस क्या है, जॉब रोल्स क्या होने वाला है, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ बहुत ही इजी एंड सिंपल वे में। बस आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है एंड ताकि आपको किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आईबीपीएस एसओ की वैकेंसी की बात करूं, ठीक है, आईबीपीएस एसओ की वैकेंसी की टोटल पोस्ट की बात करूं तो टोटल पोस्ट इसमें 1060। कितने पोस्ट हैं इसमें? टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो टोटल पोस्ट है आपके 1007 पोस्ट है। ओवरऑल टोटल पोस्ट ये आपके सामने है। आईटी ऑफिसर का पोस्ट है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का पोस्ट है, राजभाषा अधिकारी का पोस्ट है, लॉ ऑफिसर का पोस्ट है, इसके अलावा आपका एचआर पर्सनल ऑफिसर का पोस्ट है एंड मार्केटिंग ऑफिसर का पोस्ट है। बट इस वीडियो में आपके साथ स्पेशली डिस्कस करने वाला हूं आईटी ऑफिसर स्केल 1 का पोस्ट। ठीक है, आईटी ऑफिसर स्केल 1 की अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो है आपके पास में 203। कितनी वैकेंसी है? तो आपको इससे 200 टोटल 3 वैकेंसी है इस पोस्ट में। ठीक है, तो आईटी ऑफिसर स्केल 1 की स्पेशली बात करने वाला है हम। तो अगर मैं इसकी क्राइटेरिया की बात करूं, एज की क्राइटेरिया की, या फिर अगर मैं एग्जाम डेट की बात करूं तो सबसे पहले एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं। अगर एग्जाम डेट की बात करें, ठीक है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका 1 जुलाई को स्टार्ट हो गया था एंड लास्ट 21 जुलाई तक आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट वगैरह आप कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? तो आपका 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, 1 जुलाई से आपका ये फॉर्म स्टार्ट हो गया था एंड 21 जुलाई तक लास्ट डेट कब है इसका? 21 जुलाई। आपको याद रखना है लास्ट डेट आपका 21 जुलाई ही है। सिर्फ तीन कुछ ही दिन आपके रह गए, ठीक है। 21 जुलाई, 21 जुलाई इसका लास्ट डेट है इसका। एंड फीस भी आप 21 जुलाई तक लास्ट आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा आपका ये एग्जाम कब होगा? एग्जाम आपका होगा ये लगभग 30 अगस्त को, ठीक है। 30 अगस्त को इसका प्रीलिमिनरी का एग्जाम होगा। अगस्त 30 अगस्त को इसका एग्जाम होगा एंड इसका मेन एग्जाम कब होगा? प्री एग्जाम देखो, जो प्री का एग्जाम है वो तो आपका 30 अगस्त को होगा एंड जिसका मेन एग्जाम है वो आपका 9 नवंबर को होगा। कब होगा? 9 नवंबर को इसका मेन एग्जाम होगा, ठीक है। मेन एग्जाम कब होगा इसका? 9 नवंबर को इसका मेन एग्जाम होगा एंड इंटरव्यू वगैरह आपका जब कंडक्ट किया जाएगा वो दिसंबर या फिर जनवरी में आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा एंड फाइनल सिलेक्शन वगैरह आपको कॉल लेटर वगैरह आपको जो है लगभग फरवरी, ठीक है, जनवरी फरवरी 2026 तक आपको इससे रिलेटेड कॉल लेटर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको आपको स्पेशली याद रखना है लास्ट डेट आपका 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया था, 21 जुलाई आपका लास्ट डेट है आईबीपीएस एसओ से रिलेटेड। ओके, अब इसमें टोटल कितने वैकेंसी हैं इसके लिए बात कर रहा हूं आईटी ऑफिसर के लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं आईटी ऑफिसर स्केल 1 में टोटल वैकेंसी कितनी है, ठीक है, टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो टोटल वैकेंसी 203 है। मैंने आपको बताया टोटल वैकेंसी कितनी है, तो आपको सर टोटल वैकेंसी इसमें है 203। कितनी वैकेंसी है? तो आपको सर 203 वैकेंसी टोटल इसमें है। टोटल कितने बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? टोटल 11 बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने? तो लगभग 11 बैंक, ठीक है, लगभग 11 बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 11 बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सारा का सारा वैकेंसी आप बैंक वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा अगर आप देखोगे अभी 0 वैकेंसी, बैंक ऑफ इंडिया 0 वैकेंसी, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर आप देखोगे तो टोटल यहाँ पे 80 वैकेंसी यहाँ पे है। बैंक ऑफ इंडिया में 3 वैकेंसी है। सेंट्रल और यहाँ पे केनरा बैंक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एनआर लिखा हुआ है। एनआर का मतलब क्या होता है? एनआर का मतलब ये होता है कि इन्होंने अभी अपनी वैकेंसी जारी नहीं किया है, लेकिन हो सकता है बाद में अपना वैकेंसी अपना ये जारी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बैंक ऑफ ओवरसीज बैंक में देखेंगे आप 20 वैकेंसी है। पंजाब नेशनल बैंक में 100 वैकेंसी है टोटल। और इसके अलावा ओवरऑल जोड़ेंगे तो लगभग आपका यहाँ पे टोटल 203 वैकेंसी आईटी ऑफिसर का टोटल 203 वैकेंसी यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। 203 वैकेंसी अगर मैं बात करूं लास्ट 3 ईयर में सबसे ज्यादा वैकेंसी आपका इसी बार है 203 वैकेंसी, ठीक है। सबसे ज्यादा वैकेंसी आपका 2025 में नोटिफिकेशन में है 203 वैकेंसी सबसे ज्यादा है। कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी इस बार आई हुई है। ओके, एंड अगर मैं इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करूं, कितना फीस आपका लगने वाला है जब आप फॉर्म को फिलअप करोगे, जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उन्हें पे करना होगा लगभग 850 रुपए। कितना पे करना है? लगभग 850 रुपए आपको यहाँ पे करना है जनरल और ओबीसी के लिए, ठीक है। जनरल कैंडिडेट अगर है, आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको पे करना है 850 रुपए। और जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं, ठीक है, एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं, उन्हें मात्र पे करना है 175 रुपए। कितना? 175 रुपए आपको पे करना है। किसके लिए? तो आपको सर एससी हो गए, एसटी हो गए,
ठीक है, एससी हो गए, एसटी एसटी हो गए एंड पीडब्ल्यू बीडी हो गए, इनके लिए 175 रुपए फीस है। आपको याद रखना है लास्ट डेट 21 जुलाई है, 21 जुलाई से पहले आपको वहां पे सारा कुछ अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, एंड इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सर मैंने बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, क्या मैं एलिजिबल हूं? आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। देखो कौन कौन एलिजिबल होगा इसमें, जिन्होंने 4 साल का जिसका कोर्स है। 4 साल का कोर्स का मतलब क्या है, जैसे कि आप बीटेक करते हो, बीटेक 4 साल का कोर्स होता है, जिन्होंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से वो एलिजिबल है। और इसके अलावा आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन है तब भी आप एलिजिबल हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपने किया हुआ है तब भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से किया हुआ है, तो आप एलिजिबल है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर मैंने बीसीए किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है सर, क्या मैं एलिजिबल हूं? सर मैं बीसीए किया हूं, क्या मैं एलिजिबल हूं? तो मैं कहूंगा आप बीसीए वाले एलिजिबल नहीं है, क्योंकि बीसीए जो आपका होता है वो ओनली 3 ईयर का होता है। जो बीसीए आपका होता है वो 3 ईयर का होता है, इसीलिए जो बीसीए वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपने बीटेक किया है, ठीक है, अगर आपने बीटेक किया हुआ है, ठीक है, अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आपने बीसीए किया हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा अगर आपने बीटेक के अलावा, ठीक है, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि अगर आपने एमटेक भी किया हुआ है, ठीक है, क्या किया हुआ, अगर आपने एमटेक अगर आपने किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से आपने किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से, कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर एप्लीकेशन से किया हुआ है, तो आप एलिजिबल है। ठीक है, एमटेक अगर आपने किया हुआ है या फिर आपने एमसीए भी किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएट अपने ग्रेजुएशन किया हुआ है डीओईएसीसी से, बी लेवल अगर आपने किया हुआ है, ठीक है, क्या किया हुआ है, अगर आपने बी लेवल अगर आपने किया हुआ है डीओईएसीसी बी लेवल अगर आपने किया हुआ है, तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो अगर आपने बीटेक किया हुआ है, एमटेक किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है तो आप एलिजिबल है। ओके, या फिर आपने बी लेवल किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूं मिनिमम क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया कितना है, तो मिनिमम आपकी एज क्राइटेरिया है 20 साल, यानी कि अगर आप 20 साल के हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर 18 साल के हैं, 19 साल के हैं तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। आपका 1 जुलाई 2025 से 1 जुलाई 2025 के बीच में आपका जो मिनिमम एज होना चाहिए वो आपकी होनी चाहिए 20 साल, और मैक्सिमम जो एज आपका होना चाहिए वो होना चाहिए 30 साल। ठीक है, तो मिनिमम एज कितना है, तो आपको सर मिनिमम जो एज है, मिनिमम एज जो है आपका होगा 20 साल। कितना होगा, 20 साल। और जो आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 30 साल। क्या सर ये एज रिलैक्सेशन के साथ में है? नहीं, ये विदाउट एज रिलैक्सेशन है, इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ध्यान रखना है, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उन्हें एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। एज रिलैक्सेशन किसे मिलेगा, एज रिलैक्सेशन किसको मिलने वाला है? ठीक है, एज रिलैक्सेशन की बात करें जो एससी एसटी स्टूडेंट्स होंगे उन्हें 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि आप 35 साल की उम्र है तब भी आपका आप एग्जाम दे सकते हो। तो ओबीसी है, ओबीसी के लिए 3 साल का यहाँ पे एक आपको मिलता है एज रिलैक्सेशन, यानी कि 33 साल तक दे सकते हैं। इसके अलावा जो इसके पास डिसेबिलिटी वगैरह है, ठीक है, डिसेबिलिटी वगैरह के लिए 10 साल की यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलता है। या फिर अगर आप एक्स एम्प्लॉय है गवर्नमेंट के, या फिर आपने कमीशन ऑफिसर में एटलीस्ट 5 साल का आपने मिलिट्री जॉब किया हुआ है, ठीक है, तो वहां पे भी आपको लगभग 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 35 साल की अगर आपकी एज है तब भी आप इस फॉर्म को यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है, आईटी ऑफिसर के लिए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है, तो आपका ये जो एग्जाम होगा आपका 3 फेज में होगा। 3 फेज का मतलब क्या है, इसमें आपका प्री भी होगा, क्या होगा, इसमें आपका प्री होगा, प्री के साथ साथ आपका मेंस होगा, और मेंस के साथ साथ आपका होगा फिर इंटरव्यू। क्या होगा आपका, इंटरव्यू आपका होगा, इंटरव्यू आपका होगा। ठीक है, तो चलिए प्री के लिए जान लेते हैं क्या क्या सिलेबस होने वाला है। प्री का जो सेक्शन है 3 सेक्शन आपका होगा, 3 सेक्शन, यानी कि सबसे पहले आपका इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, रीजनिंग आएगा, और आपका पूछा जाएगा क्वांट। ठीक है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि क्वांट आपका आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, टोटल प्रत्येक सेक्शन में 50-50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो लगभग टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके रहेंगे टोटल 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इंग्लिश के लिए, इंग्लिश का आपका जो प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा वो 0.5 मार्क्स का होने वाला है, यानी कि लगभग आधा नंबर का। तो टोटल 50 के लिए, 50 क्वेश्चन के लिए आपके जो मार्क्स होने वाले हैं 25 मार्क्स होगा। कितना, 25 मार्क्स होगा। बाकी रीजनिंग और क्वांट के लिए आपका 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि 1 नंबर के 1 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। तो टोटल अगर मार्क्स की बात किया जाए तो टोटल आपके 125 मार्क्स के होंगे वाले हैं पेपर। इनका जो पेपर आपका होगा टोटल 125 मार्क्स का होने वाला है। 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 125 मार्क्स से आपके यहाँ पे आपके टोटल बनने वाले हैं। ठीक है,
इंग्लिश लैंग्वेज आपका इंग्लिश में ही रहेगा, आपको हिंदी में नहीं देखने को मिलेगा। रीजनिंग जो आपका रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो रहेगा, क्वांट जो रहेगा वो आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। आपका जो एग्जाम होगा वो आपका ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा। एग्जाम कैसा होगा, तो आपको सर ऑनलाइन मोड में जो आपका एग्जाम होने वाला है कैसा होने वाला है, तो मैं कहूंगा ऑनलाइन मोड में आपका यहाँ पे एग्जाम होगा। प्रत्येक सेक्शन के लिए आपको टोटल मिलेंगे 40-40 मिनट। प्रत्येक सेक्शन के लिए कितना मिलेगा आपको, 40-40 मिनट मिलने वाला है। इंग्लिश के लिए 40 मिनट, रीजनिंग के लिए 40 मिनट एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि क्वांट के लिए आपको 40 मिनट मिलने वाले हैं। टोटल आपका जो टाइम मिलने वाला है वो मिलेगा 2 घंटे का। टोटल टाइम कितने का मिलेगा आपको, टोटल 2 घंटे यानी कि लगभग 120 मिनट। ठीक है, कितना 120 मिनट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और आपका जो क्वेश्चन आपका टोटल होगा 150 क्वेश्चन, 120 मिनट, 125 मार्क्स के आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको ये भी इसमें ध्यान रखना है जितने भी सेक्शन है यानी कि 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन का जो कट ऑफ बनता है वो आपका हर सेक्शन वाइज अलग अलग बनता है। कट ऑफ जो आपका बनेगा हर सेक्शन वाइज अलग अलग बनेगा। टोटल आपके इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 50 क्वेश्चन आपके बनेंगे। और इंग्लिश आधे नंबर में पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आधे नंबर का रहेगा। रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका 1 नंबर में यहाँ पे आपका पूछा जाएगा। तो टोटल 150 क्वेश्चन 125 मार्क्स के पूछे जाएंगे। 120 मिनट के आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कैंडिडेट्स मस्ट क्वालिफाई इन ईच सेक्शन बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स एज डिसाइडेड बाय आईबीपीएस। यानी कि प्रत्येक सेक्शन में आपको मिनिमम कट ऑफ आपको लाना ही लाना होगा। ऐसा नहीं कि आपने रीजनिंग में 50 में 50 कर दिया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 50 में 50 कर दिया और इंग्लिश में आपने जो है किया ही नहीं है, आपने इंग्लिश में एक या 2 नंबर आपने किया होगा, तो आपको रीजनिंग और एप्टीट्यूड में अगर आपने 50-50 पूरा कर दिया, 100 नंबर में आपके आगे, तो भी आप क्वालिफाई नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको प्रत्येक सेक्शन में आपको कट ऑफ मार्क्स आपको लाना जरूरी है। ओके, ये आपका प्रिलिमिनरी के लिए हो गया। और मेन एग्जाम की बात करते हैं, मेन एग्जाम भी आपको ऑनलाइन ही होगा। टोटल इसमें आपके प्रोफेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं तो कंप्यूटर साइंस में आपके सब्जेक्ट यानी कि टेक्निकल सब्जेक्ट से यहाँ पे आपका होने वाला है। यानी कि आप इसे कैसा बोल सकते हो, टेक राउंड भी, टेक्निकल राउंड भी आप इसको बोल सकते हो। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका रहेगा 60 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 क्वेश्चन रहेगा। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके भी 60 रहेंगे यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होने वाला है। एंड ड्यूरेशन कितना मिलने वाला है, टाइम लिमिट कितना रहेगा, 45 मिनट। वनली 45 मिनट में आपको 60 क्वेश्चंस करने हैं। कितने क्वेश्चंस करने हैं आपको, 45 मिनट में 60 क्वेश्चंस करने हैं। और आपको यह भी ध्यान रखना है इसमें जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे के सारे प्रोफेशनल नॉलेज के रहेंगे। यानी कि आपके आईटी प्रोफेशनल नॉलेज के सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे। जैसे आपने डेटाबेस पढ़ा है, कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ा है, साइबर सिक्योरिटी पढ़ा है, ठीक है, वेब टेक्नोलॉजी वगैरह आपने पढ़ा है, तो सारे के सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा वो आपका टेक्निकल ब्रांच का ही होने वाला है। ठीक है, तो मेन एग्जाम भी आपका कितना नंबर का होगा, 60 नंबर का होगा एंड 45 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। फिर इसके बाद से आपका आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू आपका जो है, इंटरव्यू जो आपका होगा टोटल होगा 100 मार्क्स का। इंटरव्यू जो आपका होगा 100 मार्क्स का होगा। और जो आपका सिलेक्शन होने वाला है वो आपका मेंस और इंटरव्यू के ही बेस पे होने वाला है। ध्यान रखना एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आप प्री जो आपका रहेगा सिर्फ और सिर्फ रहेगा क्वालिफाइंग। ठीक है भाई, जो प्री रहेगा आपका सिर्फ कैसा रहेगा, क्वालिफाइंग रहेगा। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, टॉप नहीं करना प्री में, प्री आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। बाकी जो आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, जो जिसमें आपका सिलेक्शन होगा वो मेंस और इंटरव्यू के ही बेस पर होगा। मेंस और इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। जो आपका सिलेक्शन होगा कैसा होगा, तो आपको सर मेंस और इंटरव्यू के बेस पे होगा। मेंस का आपका 80%, मेंस का 80% वेटेज होता है और इंटरव्यू का 20% वेटेज लिया जाता है। यानी कि जो वेटेज रेशियो रहने वाला है, जो वेटेज रेशियो रहने वाला है वो कितना कितना रहने वाला है, तो मैं कहूंगा जो वेटेज रेशियो रहेगा आपका 80 और 20 का वेटेज रेशियो रहने वाला है। यानी कि आपको 80% आपके मेंस एग्जाम से लिए जाएंगे और 20% आपका जो है इंटरव्यू से लिया जाएगा। टोटल आपको ध्यान रखना है जो इंटरव्यू आपका रहेगा 100 मार्क्स का होने वाला है। कितने का होने वाला है, तो आपको सर 100 मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला है, जिसमें से जनरल कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है, जनरल कैटेगरी वालों के लिए यानी कि 40% लाना अनिवार्य है। यानी कि 100 में से लगभग 40 नंबर, 100 में से लगभग 40 नंबर आपको इंटरव्यू में पाना जरूरी है। इसके अलावा जितने अदर्स हो गए यानी कि ओबीसी हो गए, SC ST हो गए, उन्हें 35%, कितना 35% यानी कि 35 मार्क्स, ठीक है, कितने 35 मार्क्स, लगभग 100 में से 35 मार्क्स लाने इंटरव्यू में जरूरी है। और जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका मेंस और इंटरव्यू के ही बेस पे होगा। जो आपका प्री रहेगा, प्री आपका रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग।
आप प्री में 100 आप 125 में से 100 लेकर के आओ, कोई मतलब नहीं रहने वाला। बस आपको क्या करना है, कट ऑफ को क्वालिफाई करना है प्री में। इसका नंबर आपका मेंस में नहीं जुड़ने वाला है, इंटरव्यू में आपका नहीं जुड़ने वाला है। आपका जो सिलेक्शन होगा मेंस और इंटरव्यू के ही बेस पे आपका होने वाला है। क्लियर, समझ में आई बात? चलिए, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर, निगेटिव मार्किंग भी होगा क्या इसमें? हाँ बिल्कुल, इसमें निगेटिव मार्किंग होगा। देखो, अगर आपने 4 क्वेश्चन सही किया है, अगर आपने 4 क्वेश्चन क्या किया हुआ है, सही किया हुआ है, ठीक है, अगर आपने, या फिर ऐसा मान के चलो, अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया हुआ है, ठीक है, अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया हुआ है, 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत किया हुआ है, तो आपका हो जाएगा बराबर मार्क्स। ठीक है, बराबर कहने का मतलब क्या है कि आपका एक नंबर भी नहीं जुड़ेगा, यानी कि जो आपका निगेटिव मार्क्स होने वाला है वो होने वाला है 0.25 का, यानी कि हर 4 में से एक क्वेश्चन आपका गलत। ओके, मार्क्स इन प्रिलिमिनरी एग्जाम आर ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग, फाइनल सिलेक्शन बेस्ड ऑन मेन एग्जाम। फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा मेन एग्जाम और इंटरव्यू के ही बेस पे होगा। जो आपका प्री है वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है, क्वालिफाइंग के लिए। ठीक है, और जो आपका मेंस में जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे, नेटवर्किंग हो गया, डेटाबेस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, प्रोग्रामिंग, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हो गए, या फिर आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, पाइथन वगैरह हो गए, ठीक है, इन सबसे रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चंस आपके 60 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। ओके, देन अब कौन कौन से बैंक सर इसमें होने वाला है, कौन कौन सा बैंक पार्टिसिपेट करने वाला है, तो मैंने आपको बताया इसमें टोटल आपके 11 बैंक पार्टिसिपेट करेंगे, एसबीआई को छोड़ करके। ठीक है भाई, एसबीआई को छोड़ करके सारे बैंक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। किसको? एसबीआई, एसबीआई को छोड़ करके सारे बैंक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं भाई। एसबीआई, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। एसबीआई को छोड़कर, इसको छोड़कर भाई सब सारे के सारे बैंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस बार टोटल बैंक जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लगभग 11 बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये टोटल 11 बैंक इस बार होने वाले हैं। ओके, देन इसके बाद सर सैलरी क्या रहने वाली है? सर अगर मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाता हूं तो मेरी क्या सैलरी होने वाली है? इसमें सैलरी बहुत अच्छा खासा मिलता है आपको। सैलरी अगर मैं बेसिक सैलरी की बात करूं, बेसिक सैलरी कितना रहता है? बेसिक सैलरी आपका रहता है 48,480 रुपए। कितना रहता है बेसिक सैलरी? ये आपका बेसिक सैलरी है 48,480 रुपए, यानी कि इसमें आपका बहुत सारे अलाउंस वगैरह भी आपके जुड़ते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं इन हैंड सैलरी की अगर मैं बात करूं, इन हैंड, ठीक है, अगर मैं इन हैंड सैलरी की बात करूं जो ओवरऑल आपको मिलने वाला है, लगभग 72,000 से 76,000 के बीच में मिलेगा। कितना? 72,000 से 76,000 के बीच में आपका बेसिक सैलरी आपको यहाँ पे इन हैंड मिलने वाला है। ध्यान समझना इस बात को। आप जो आपको बेसिक सैलरी मिलेगा 48,480 रुपए मिलेगा, और हर साल आपकी सैलरी में 7 साल तक लगभग 2,000 रुपए का इंक्रीमेंट होगा। कितना? यानी कि हर साल आपकी सैलरी में 2,000 रुपए बढ़ जाएगा। यानी कि अगर इस बार 48,480 है तो अगली बार 50,780 हो जाएगा। फिर उसके बाद जब 7 साल तक आपकी सैलरी बढ़ेगी, यानी कि 7 साल में आपकी सैलरी हो जाएगी 62,480 रुपए। कितना? 62,480 रुपए सैलरी आपकी हो जाएगी 7 साल में। 7 साल के बाद जो आपकी सैलरी बढ़ेगी वो बढ़ेगी 2,340 रुपए एनुअली, यानी कि अगले साल आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 2,340 रुपए। 2 साल तक 2,340 रुपए के हिसाब से बढ़ेगा, यानी कि 9 सालों में आपकी सैलरी हो जाएगी 67,180। एंड देन उसके बाद जो सैलरी बढ़ेगी 9 साल के बाद वो 2,680 रुपए पर ईयर आपका बढ़ना शुरू होगा, लगभग 7 साल तक बढ़ेगा, यानी कि 85,920 रुपए ये आपका बेसिक सैलरी हो जाएगी। लगभग आप 16 साल की नौकरी में, 16 साल की नौकरी में जो आपकी बेसिक सैलरी रहेगी वो आपकी 85,920 रहेगा। इसमें बहुत सारी चीजें अलाउंस वगैरह भी आपको मिलता है। तो यानी कि शुरुआत में अगर आपकी सैलरी 72,000 से 76,000 रुपए है तो लास्ट तक आपकी सैलरी लगभग 1.5 लाख से 2 लाख के बीच तक आपकी पहुंच जाती है। तो बहुत अच्छी खासी सैलरी है, इसमें सैलरी बहुत अच्छा खासा है। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग बेसिक पे 48,480, इसमें इंक्रीमेंट यानी कि प्रत्येक हर साल तक आपका जो है 2,000 रुपए बढ़ता जाएगा। फिर नेक्स्ट 2 साल तक आपका 2,340 रुपए बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट 7 साल तक जो है आपका 2,680 रुपए एनुअल बढ़ेगा। मैक्सिमम बेसिक पे आपका रहे होने वाला है 85,920 रुपए। इसके अलावा आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं, अलाउंस और बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको डीए मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको स्पेशल अलाउंस मिल जाता है बैंक पॉलिसी के अकॉर्डिंग, और इसके अलावा आपको मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलता है, न्यूज़पेपर वगैरह, या फिर आपको पेंशन वगैरह, लीव बेनिफिट्स वगैरह, बहुत सारी फैसिलिटी आपको मिलती है। एक हिसाब से बहुत अच्छा खासा जॉब है आपका आईटी ऑफिसर स्केल 1 का। अब सर जॉब लोकेशंस कहां रहने वाला है?
ओवरऑल इंडिया में इसका जॉब लोकेशन होता है, यानी कि आपको इंडिया में कहीं भी भेज देगा, ठीक है, इंडिया में कहीं भी आपको भेज सकता है। किस हिसाब से भेजता है? बैंक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बैंक की वैकेंसी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपको कहीं भी भेज सकता है। जो सिटी आपको मिलने वाला है, अर्बन या फिर सेमी अर्बन या फिर रूरल, आपको ब्रांचेज मिल सकते हैं, ठीक है, यानी कि पोस्टिंग कैन भी आपका जो है मेट्रो सिटी में हो सकता है, टीयर 2 और 3 सिटी में हो सकता है, या फिर टीयर 1 सिटी में भी आपका हो सकता है, रूरल और सेमी रूरल एरिया में आपकी हो सकती है। अगर मैं ओवरऑल अब तक जितने भी सिलेक्शंस हुए हैं उनको, जो इंपॉर्टेंट सिटी जो आपको मिलते हैं वो आपको मिलते हैं, लाइक आपका मेजर सिटी जो आपको मिलने वाला है, मुंबई हो गया, दिल्ली यानी कि दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव आपको हो गया, बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, पुणे हो गया, अहमदाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, जयपुर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, भोपाल हो गया। ये मेजर सिटी आईटी ऑफिसर है जहां पे कॉमनली सिलेक्शन पोस्टेड होता ही होता है। ओके, अब सर ट्रांसफर की बात करूं, क्या सर मैं बाद में ट्रांसफर करा सकता हूँ? हाँ, आप बाद में ट्रांसफर करा सकते हो। ट्रांसफर की जो रूल्स है वो क्या है कि आपका जो ट्रांसफर होगा 2 से 3 साल, ठीक है, 2 से 3 साल बैंक की पॉलिसी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। लेकिन ये आईटी ऑफिसर की अगर मैं बात करूं, आईटी ऑफिसर के लिए बात करूं, तो उतना फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है, उतना फ्रिक्वेंटली आपको बार बार शहर छोड़कर भी दूसरे शहर नहीं जाना होता है। वो बैंक के पीओ वगैरह की अगर मैं बात करूं, ठीक है, या फिर अदर जॉब की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर आपके होते रहते हैं, बट इसमें फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर उतना नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपके मेनली जॉब लोकेशन आपके हो गए। एंड इसके बाद जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर क्या करना होगा मुझे? अगर सर ये मुझे नौकरी मिल जाती है तो क्या करना होगा मुझे? आपके कोर बैंकिंग सिस्टम मैनेजमेंट का आपको काम रहेगा, या फिर डेटा बेस से मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको काम मिल सकता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर से आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको काम मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको काम मिलेगा, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको जॉब मिल सकता है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट से रिलेटेड जॉब मिल सकता है, डिजिटल बैंकिंग सर्विस से रिलेटेड आपको जॉब मिल सकता है, एटीएम नेटवर्क सर्वर सपोर्ट से रिलेटेड यहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है, एंड टेक्निकल सपोर्ट टू ब्रांचेज से रिलेटेड, यानी कि आपको ब्रांचेज में जाकर टेक्निकल सपोर्ट से रिलेटेड वहां पे आपका जॉब रोल होने वाला है। तो डिफरेंट टाइप्स के आपको रोल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, बट जो आपके जॉब रोल्स मिलने वाले हैं वो आपके रहेंगे टेक्निकल ही आपको वहां पे जॉब रोल्स मिलने वाले हैं। ओके, अब सर क्या इसमें ग्रोथ भी होगा? सर प्रमोशंस वगैरह भी होते रहते हैं। हाँ, प्रमोशंस वगैरह भी होते रहते हैं, अच्छा खासा यहाँ पे प्रमोशंस आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले आप आईटी ऑफिसर की पोस्ट पे होते हैं, ठीक है, सबसे पहले आप आईटी ऑफिसर की पोस्ट पे होते हैं, देन उसके बाद से आप मैनेजर बनेंगे, सीनियर मैनेजर बनेंगे, एजीएम बनेंगे और डीजीएम तक आप यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। लगभग 3 से 7 सालों के बीच में आपका लगातार फ्रिक्वेंटली आप यहाँ पे क्या होता है, आपका प्रमोशन होता रहता है। लेकिन प्रमोशंस के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? प्रमोशंस के लिए आपको इंटरनल एग्जाम्स और एक्सपीरियंस आपके मायने रखते हैं कि आप इंटरनल एग्जाम्स में कितना मार्क्स ला रहे हैं, किस तरीके का आपका वहां पे बिहेवियर है, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस है, ये और किस तरीके का आपका जो है कनेक्शंस भी है, ठीक है, ये भी मायने रखते हैं। ओके, अगर आपका एग्जाम्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक्सपीरियंस भी आपको अच्छा खासा है, ठीक है, और मेल जोल भी अच्छा खासा बना करके रखते हैं, तो आपका फ्रिक्वेंटली आपको प्रमोशन भी जल्दी जल्दी मिल जाता है। ओके, अब इसके अलावा आपको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको जाना है ibps.in की वेबसाइट पे, या फिर डायरेक्टली मैंने लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद से आपको वहां पे लॉगिन करके आपको इसमें अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीजें आपको अपलोड करनी है, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फोटो वगैरह अपलोड करना होता है, साइन अपलोड करना है, थंब इंप्रेशन, ठीक है, लेफ्ट थंब आपको इंप्रेशन, लेफ्ट अंगूठा थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है, हैंड रिटन सेल्फ डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना होता है। इसके अलावा आपका एजुकेशनल जो भी आपने क्वालिफाई किया है, बीटेक, एमसीए, आईटी, जिस भी ब्रांच से हैं आप, ठीक है, उसका एजुकेशनल क्वालिफाइंग आपको वहां पे मार्क्स वगैरह भी आपको सबमिट करने होंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए मैं आपको वीडियो भी अपलोड कर दूंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से अप्लाई करना है, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको किसी प्रकार कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको किस तरीके से क्या क्या चीजें आपको इसमें होने वाली है, सारी पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, किसी प्रकार कोई भी प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं होना चाहिए। हाँ सर, इसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस तरीके से हैं और किस तरीके से पूछे गए हैं, क्या कट ऑफ है, क्या कट ऑफ नहीं है, इस पर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इसी पे मैं आपका लाऊंगा। तो उसको आपको देखने के बाद से बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा किस तरीके से मुझे फॉलो करना है, किस तरीके से मुझे क्या क्या करना है। तो लगभग आपको यहाँ पे 1.5 से 2 महीने 2 महीने का आपको प्री एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे टाइम मिलता है। प्री एग्जाम पहले आपको अच्छे से फोकस करना है, देन उसके बाद से आपको मेन एग्जाम से। तो अगर मैं आपसे बात करूं मेरे दोस्त, प्री और मेन एग्जाम के बीच में लगभग 1.5 से 2 महीने का गैप है। कितना? लगभग 2 महीने का गैप है, ठीक है। कितना गैप है लगभग प्री एग्जाम में? देखो, प्री एग्जाम आपके लिए आपके पास में है लगभग 45 दिन का टाइम मान के चलते हैं, 45 दिन, क्योंकि अभी ये जो डेट है ये आपका टेंटेटिव है, तो लगभग मान के चलते हैं
45 दिन का टाइम है। इस 45 दिन में अगर आपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ रखा है, थोड़ा आपने नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, जैसे आपने हिंदी पढ़ रखा है, इंग्लिश पढ़ रखा है, आपने क्वांट पढ़ रखा है, रीजनिंग पढ़ रखा है, तो आप मेंस का थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट लेकर के चल सकते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, सर मुझे 45 दिन में सिर्फ प्री क्वालिफाई करना है आपको, तो सिर्फ और सिर्फ आप 45 दिन में क्या फोकस करेंगे, सिर्फ प्री पे आपको फोकस करना है, मेन को टारगेट नहीं करना है, क्योंकि मेन के लिए आपके पास में 2 घंटे रहेंगे एक्स्ट्रा भाई। हाँ 2 घंटे का मेन के लिए आपके पास में 2 मंथ मिलेगा, 2 मंथ आपको लगभग मिल जाएगा मेंस के लिए। तो सबसे पहले प्री को टारगेट करो आप, प्री को टारगेट करने के बाद से फिर आपको मेंस के लिए भी आपको टाइम मिलेगा, और देन उसके बाद से मेंस निकाल लेते हैं तो लगभग 1 महीना आपको इंटरव्यू के लिए भी टाइम मिल जाएगा, लगभग इंटरव्यू के लिए भी आपका 1 महीना टाइम मिल जाता है। तो अभी सबसे पहले जो आपका अप्रोच होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपको प्री पे अप्रोच आपको देना है कि प्री को किस तरीके से हम क्वालिफाई कर सकते हैं। हालांकि मैं इसका फुल 45 दिन में आपको किस तरीके से आपको तैयारी करना है इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है, किस तरीके से आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, जो पहले से पढ़ रखे हैं उन्होंने, तो आपके और उनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या आप क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सब कुछ मैं आपके साथ में बताऊंगा। बस आपको अच्छे तरीके से आपको तैयारी करना है हमारे साथ में। एंड अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस पे सारी की सारी नोटिफिकेशन कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स आएंगी, चाहे आपका पब्लिक सेक्टर जॉब हो यानी गवर्नमेंट जॉब हो, या फिर आपका जो है पीएसयू वगैरह से रिलेटेड जॉब हो यानी प्राइवेट जॉब वगैरह हो, सारे के सारे जॉब से रिलेटेड आपकी नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सेमेस्टर अड्डा कैरियर चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। कोई भी डाउट्स वगैरह, कोई भी क्वेरी अगर आपका आता है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि कंप्यूटर साइंस आईटी में वैकेंसी आई है, अच्छी खासी वैकेंसीज आई है। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखेंगे अपना।